मुजम्मिल मुझे नजर आ रहा है इसमें 32। यस सर। कहाँ थे भाई पहली क्लास में? सर मैं था पहली क्लास में, बट मैंने 40 पे ज्वाइन किया था 10 मिनट बाद। अच्छा, ओके। आप मुजम्मिल बेटा देख लीजिएगा सारे, मुझे तो लग रहा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल आर प्रेजेंट। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको या तो कोई इशू है या वो मतलब वो नहीं आया तो मुझे काइंड नोटिफाई कर देना। वैसे तो मैं देखूंगा एंड में दोनों क्लासेस की अटेंडेंस। लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कि जो बिल्कुल ही सब, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो एक आध दिन मतलब कोई ऐसा है कि जो बिल्कुल ही नहीं आया, तो उसका मुझे नंबर देख बता देना या उसको इन्फॉर्म कर दो आप लोगों से, जो भी आपके दोस्त आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके। आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। अच्छा जी, तो काइंडली कोई भी एनीबडी हु कैन शेयर द, कि मैंने ये आस्क किया था कि चेरनोबिल क्या था डिजास्टर, कोई एनी आइडिया अबाउट दिस डिजास्टर? बहुत मशहूर किस्सा है इसका। किसी को आइडिया नहीं है? सर ये न्यूक्लियर डिजास्टर है सर, जिसमें से रेडियोएक्टिव मतलब एलिमेंट्स वो रिलीज होते हैं अब भी। जी बिल्कुल, इट्स न्यूक्लियर डिजास्टर बेसिकली। एक इनका यूनिट था ये बेसिकली। आपने अभी एक वॉर का जिक्र बहुत सुना होगा, रशिया और यूक्रेन का। भाई आइडिया है ना सबको या नहीं, बिल्कुल ही अपने चक्करों में यस लगे सर। हुए सब? यस सर आइडिया। यस सर आइडिया हाँ, है। तो ये बेसिकली यूक्रेन में जो है ये था रिएक्टर। मतलब बेसिकली ये लोग न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? एनी आइडिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, या ये किस चीज़ का न्यूक्लियर प्लांट था? हम बेसिकली न्यूक्लियर, अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट से ये लोग बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे जो है वो मेथड्स होते हैं। तो वन ऑफ द मेथड इज फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है? वैसे हम किस किस चीज़ से बिजली बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हम किस किस चीज़ से प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में? आइडिया है? सर फर्नेस ऑयल से सर। हाँ, गुड। और और सर वाटर से भी सर, हाई प्रेशर वाटर जो मंगला डैम जैसे हो गए सर, तरबला डैम। जी बिल्कुल, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जो कि हम डैम से प्रोड्यूस सर करते विंड हैं, पावर आपने भी बिल्कुल होती है सही सर। कहा। विंड पावर। आपने याद है हम आयशा गैस फील्ड गए थे पहलवानों की, तो वहां पर हम जब वापस जमपीर, आपने सुना होगा जमपीर एक इलाका, एक हैदराबाद की उससे करीब। तो वहां पर यस सर। आपने देखा होगा कि विंड मिल लगी हुई है सबके। मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा उस चीज का। जी जी सर। हाँ, तो हम उससे भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप बस कोल एक अलग फैक्टर है, कोल से पूरी दुनिया में बहुत बिजली प्रोड्यूस करते थे आपने। अभी हम कहाँ पे, जो हमने एक प्लांट लगाया एंग्रो वालों ने, हर कोल का, आपने सुना होगा रिसेंट वक्तों में आपने। जी जी सर, इस्लाम कोड में था। जी जी, तो एक आई डोंट नो एग्जैक्टली उसकी क्या पावर है, लेकिन हम जो है उससे कुछ मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मेथड्स। तो उसमें जो चेरनोबिल था वो एक डिजास्टर हुआ कि उसमें जो एक यूनिट में, उनके एक रिएक्टर में जो है वो लीकेज प्रोड्यूस हुई, और जिसकी वजह से जो है वो है उसमें
वो डैमेज हुआ, उसका रिएक्टर ख़राब हुआ, उसके बाद उसमें से जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर जो डिज़ास्टर है उसको हम इतना क्यों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उसमें रेडिएशंस इमिट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सालों तक सदियों तक चलती हैं, इतना इसका इम्पैक्ट होता है और इतने उस जगह पे ख़ास तौर पे, और ये फिर ट्रैवल करती हैं विद विंड। अगर ये हवा से जो है फिर वो ट्रैवल करती हैं रेडिएशंस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर होता है। तो ये किसी के कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल है, और वसाइल इतने नहीं होते कि इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स। तो ये मैनकाइंड के लिए, और वैसे भी आपको पता है न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब है उसके कितने क्या क्या चीज़ें हैं मतलब उसके रिजल्ट्स में होती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था उस टाइम का, अपने ज़माने का, और ये अभी तक जो है वो इसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है उन्होंने डिसलोकेट किए थे, नई जगहों पे शिफ्ट किया था, टोटल एरिया इन्होंने खाली कर लिया था। तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है खासतौर पर न्यूक्लियर डिजास्टर का। तो इसकी हिस्ट्री है बकायदा, इस पर एक सीरीज भी है, अगर आप चेरनोबिल देखेंगे तो इस पर नेटफ्लिक्स पे है या उस पर HBO पे होगी, तो वो भी स्टार्ट है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को देखनी हो इस डिजास्टर से रिलेटेड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, तो यू कैन सी, और उसके बाद आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद एक और देखते हैं नेक्स्ट। ये था जी भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया इन 1984। इसमें बेसिकली एक प्लांट पे, कोई केमिकल प्लांट था, उसमें जो है वो गैस लीकेज हो गई थी, जिसकी जिसकी वजह से अच्छे खास इसमें जो है वो कैजुअलिटीज हुई। सो ये कुछ इसमें कोई US की कंपनी थी वहाँ पे, इंडिया में वो काम कर रहे थे, तो उससे वहाँ पे जो है वो गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट काफी लोग जो है वो उनकी डेथ से। अच्छा जी, ये आ गई जी अपनी फील्ड से रिलेटेड एक पाइपर अल्फा फायर इंसिडेंट, नॉर्थ सी, 1976। हाँ भाई, ये देख रहे हैं आप? हेलो? यस जी सर। जी सर। सब सो गए क्या? जी सर, देख रहे हैं। इसकी कहानी किसी को पता है, या आप इसको सर्च कीजिएगा? जो जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं, ये पाइपर अल्फा में बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। इसको मैंने पढ़ा, जाहिर सी बात है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब इन चीज़ों को मैंने, ये सब्जेक्ट में बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है मेरे पास आया है। सो इंशाल्लाह ताला इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस फायर इंसिडेंट में क्या हुआ था पाइपर अल्फा में, बेसिकली ये भाई आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, इनकी नेग्लिजेंस क्या थी कि इनके पास किसी इक्विपमेंट पे, आई थिंक ये प्रोटेक्शन फैसिलिटी, तो फिर ड्रिलिंग के दौरान ये हुआ था कि ड्रिलिंग ये लोग कर रहे थे, तो उसमें ये था कि उनके पास दो कंप्रेसर थे। आपको पता है कि कंप्रेसर एक वक्त में हमारे पास दो होते हैं या से ज़्यादा भी होते हैं। इन केस कोई मेल फंक्शन हो जाए तो आपके पास ऑल्टरनेट में कंप्रेसर्स हो। लेकिन ये कंप्रेसर मुझे याद है एक्चुअली कि क्या कंप्रेसर पे ही इशू हुआ था, लेकिन बेसिकली दो वेल्व्स थे, तो दो लाइंस थी सेम उसमें, ए और बी। तो जो ए में जो एक वॉल्व था वो मेल फंक्शन कर गया था, तो उससे क्या हुआ था कि जो सुबह की टीम थी उसने उसको क्या किया, उसने जो है उसको ऑल्टरनेट को यूज़ किया, बी पे कन्वर्ट कर दिया। ए को उन्होंने क्या किया कि वो उस वॉल्व को हटा के उससे कम कैपेसिटी का वॉल्व, या एक होता है ना बाईपास बाईपास की तरह लगा दिया, या फॉर द टाइमिंग एक इक्विपमेंट को, जैसे आपने कोई भी अगर आपने ये लाइंस देखी होंगी
तो इसमें काफ़ी चीज़ें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो एक जो इक्विपमेंट जो है वो छोटा सा या वेल्व था वो लीक कर गया था, तो उन्होंने उसको जो है उसको रिप्लेस करके दूसरा जो है फॉर द टाइम बीइंग उसमें जो है वो इंस्टॉल किया वाल्व, और वो उस लाइन पे उन्होंने जो है वो उसको फ्लो करवा दिया। ठीक है। अब हुआ क्या कि उस पे लोड जो है वो ज़्यादा नहीं आना था, क्योंकि एक्चुअली उसमें से जो है इक्विपमेंट उन्होंने वो रिमूव किया था। उसको सही करने के बाद उन्हें दोबारा लगाना था, रिप्लेस करना था, वो शायद उसको टाइम था। तो उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है कि उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए उस चीज़ को कंटिन्यू कर दिया। तो हुआ क्या कि जब नेक्स्ट शिफ्ट आई, यानी कि नाइट शिफ्ट आई, तो उनमें से किसी को पता नहीं था कि यार इस वॉल्व पे जो है वो काम करने के लिए जो इंजीनियर्स हैं जो है वो चेंज किया है कुछ। तो जब प्रेशर लो हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि इस पे ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई थी कि यार कि इसको 500 थी तो 700 पे रिक्वायरमेंट आ गई थी। तो उन्होंने उधर देखा नहीं उस चीज़ को, नेग्लिजेंस की वजह से वो कि भाई यहाँ पे सुबह कोई चीज़ टीम जो है हमारी काम करके गई है या इस वॉल पे अंडर मेंटेनेंस है, ले तो उन्होंने ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो लीक कर गया, और विद इन हाफ एन आवर, और उसकी वजह से जो है वो गैस लीकेज हुई, उसके उन्होंने वो उसमें आग लगी, फायर लगी, और उसके बाद देखते देखते विद इन मैटर ऑफ आवर्स ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो जल के जो है वो ख़त्म हो गया। इसकी केस में जो है रिजल्ट्स में काफ़ी एक्सपायर्स जो भी ऑन बोर्ड थे बंदे, 150 से ज़्यादा जो है वो बंदे, या 150 से 200 बंदे जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। एक सेकेंड बेटा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आप? जी जी आ रही। अच्छा, स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना? यस। पेपर अल्फा इंसिडेंट। जी हम यहाँ पर थे। तो आप लोग को आइडिया हुआ कि क्या हुआ था इस पे? समझ गए बात को? यस। हेलो। जी जी सर, समझ आ गई। ठीक है। तो ये एक डिजास्टर था। उसके बाद आपको एक आपने फिल्म भी देखी होगी अभी जो रिसेंटली कुछ सालों पहले आई थी, डीप वाटर हॉराइजन। हॉराइजन। यस सर, गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुई सर। जी जी जी, वो कौन सी कंपनी का नुकसान हुआ था? बीपी का मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। जी जी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। नुकसान खैर उनका उन्होंने किया था, मतलब नुकसान उसके बाद में उनको काफी जुर्माना वगैरह, और ये भी एनवायरनमेंट को काफी डैमेज था। तो नुकसान तो खैर उन्होंने कमाया भी जिस हिसाब से, तो वो, लेकिन उनको जो है बहुत डिजास्टर हुआ था वो भी। वो रिसेंटली डिजास्टर है। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट है तस्मान स्प्रिंट ऑयल टैंकर कराची। भाई ये हमारे पास एक, आपको पता है कि जो ऑयल आता है हमारे पास सबसे पूरी दुनिया में जो सप्लाई होता है वो इन ऑयल टैंकर्स की मदद में से होता है। तो ये तस्मान स्प्रेड, भाई सबको पता है ना ऑयल कैसे मूव होता है, कैसे आता है, इंपोर्ट हम करते हैं। तो ये इंसिडेंट था तस्मान
इसमें जो है वो लीकेज हुई थी और फिर जो है वो टकरा गया था किसी चीज से, उसके वजह से डिजास्टर हुआ था। हाँ, इसमें क्या चीज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं? हाँ भाई, सबको ये पिक्चर नजर आ रही है, नहीं आ रही? ऐसा आ रही है है सर, आ रही है। ये तो नजर आ ही रही होगी तुम लोगों को, बाकी नजर आए ना आए। इस पिक्चर में क्या रॉन्ग है? कोई इनसे सेफ्टी के हवाले से? सर प्रोमो कोड चलती हुई गाड़ी में कैसे लगाएंगे रास्ते के बीच में नहीं? सॉरी, कम अगेन। सर ये इस पे प्रोमो कोड लिखा हुआ है ना कि एक बंदा रास्ते में जा रहा है तो गाड़ी में ये कैसे चीज नोट कर सकता है? क्या पता ये हो। नहीं, गौर सर से वो देखो क्या है। दुल्हन का दुपट्टा बाइक में आ सकता है। सही 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 सही। आपको जो है वो इन मैडम का या इन दुल्हन का, क्या है, इस सर ब्राइड का। जी बेटा। सर मुझे इंस्टॉल कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट को, वो उन्होंने कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहने हुए। जी बिल्कुल। एक तो सेफ्टी इक्विपमेंट ही पहने, दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है इस ड्रेस को देख के आपको लग रहा होगा, और वो भी आप किसको को ऑफर कर रहे हैं, मतलब अपनी शादी से भागना हो तो करीम बाइक। बाइक आपको पता है कि वैसे ही जो है वो बड़ी जो है वो डेंजर तो है, लेकिन इसके लिए बहुत केयरफुल आपको ड्राइव करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि इन मैडम का जो ड्रेस है ऑब्वियसली होता है, शादी का एक ड्रेस पहनी हुई है, तो आपको पता है कि वो वैसे बहुत हैवी होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि उसमें जो है लूज एंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी चीज़ आप बैक इस तरह से बैठ के जो है वो बाइक पे खासतौर पर राइड करेंगे, तो एक तो इन्होंने कोई ना हेलमेट वेयर किया है, ना इन्होंने कपड़े भी लूज पहने हुए हैं, तो उससे जो है वो एक एक्सीडेंट जो है इजीली अकर हो सकता है। सो यही इसका मकसद है कि इसमें भाई इस चीज़ से अवॉइड करें। अच्छा जी, व्हाट इज एक्सीडेंट पैरामिड? एक्सीडेंट पैरामिड इज, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। हेनरिच लॉ 1931 एंड फ्रैंक ई बर्ट 1969। ये पैरामिड बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है कि इसमें जो आपको पैरामिड के नीचे नजर आ रहा है वो उसमें आ रहा है 300 नियर मिसेस, अगर हम हेनरिच की बात करते हैं। उसके बाद जो है उससे ऊपर आएंगे तो उसमें 29 माइनर इंसिडेंट। उसके बाद फिर जो है वो 1 जो है मेजर इंसिडेंट। यानी कि बेसिकली ये अकरेंस बता रहा है कि अगर 300 नियर मिसेस होंगे तो उसके बाद जो है चांसेस क्या हैं कि आपके पास माइनर इंसिडेंट हो सकते हैं 29। उसके बाद उसकी आपका रेशो बेसिकली बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि इतने इतनी चीज़ों के बाद आपका, अगर आप इतने फॉल्ट कर रहे हैं किसी जगह पर, इतने नियर मिसेस हैं हो रहे हैं, और उसके बाद इतने माइनर इंसिडेंट हो सकते हैं, तो उसके बाद आपका एक मेजर इंसिडेंट जो है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं कि किसी भी जगह की या किसी भी कंपनी की या किसी भी प्लांट की, कि ये बहुत पुराना रूल है, हो सकता है इससे अब जो है काफ़ी डिफाइन कर दिया हो, ये डिफाइन हो गया हो, ये पुराना 1931 का रूल है। ये उसने बताया था हेनरिच लॉ ने कि इस फ्रीक्वेंसी से जो है वो बेसिकली जो है आपको बचना है। अगर आपके पास नियर 300 नियर मिसेस के केसेस हैं और 29 उसके बाद माइनर इंसिडेंट है, तो एक मेजर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक से ज़्यादा जो है वो मेजर इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है वो फ्रैंक ई बर्ड 1969 में, फॉर एवरी सीरियस इंसिडेंट देयर आर नियर 600 नियर मिसेस।
For every serious accident, there are 30 accidents leading to property damage. Or for every serious accident, there are 10 minor injuries. Or at the top, we have one serious incident. ये अगर आपके पास 600 जो है वो नियर मिसेस होंगे तो एक मेजर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से 30 अगर आपके पास प्रॉपर्टी डैमेज के चांसेस हो तो फिर भी आपके पास मेजर एक्सीडेंट जो सीरीज ऑफ एक्सीडेंट देयर आर 30 एक्सीडेंट्स लीडिंग टू प्रॉपर्टी मिसेस का डैमेज। मतलब सर क्या है? सॉरी सर मिसेस मीन्स क्या है सर? क्या कोई चीज गुम हो गई? नियर ये कौन बच्चा है? ठीक है क्वेश्चन करो, कोई मसला नहीं है। नियर मिस का मतलब बेटा मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि वो इंसिडेंट हो सकता है। नियर मिस का मतलब है कि आपका ऐसा पोटेंशियल जिसकी वजह से कोई रिजल्ट होने से पहले, यानी कि नियर मिसेस क्या होता है कि कोई बचत हो जाना, यानी कि बचत हो गई का मतलब ये है कि भाई आप कोई जगह पे काम कर रहे थे कि कोई स्पार्क हो गया, कोई गैस लीकेज हो गई, तो आप बच गए, आपको पहले उससे पहले इंडिकेशन हो गई या आपने उस चीज को नहीं होने दिया, तो वो नियर मिस कहलाता है। कि जैसे आपको टूल पे काम कर रहे हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, कोई चीज आपके पास ऊपर से किसी का टूल छूटा और वो नीचे गिरा, तो और आप बचत हो गए, तो वो क्या हो गए, वो नियर मिस है। यानी कि आप ओके सर। इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ नहीं, आप बचत हो गई, लेकिन उस चीज से देखिए वो इसलिए रिपोर्ट करना जरूरी है नियर मिस हमेशा। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग कैजुअली देखें, कभी भी आप हाइट पे चढ़ रहे हैं और आपका टूल लेके चढ़ रहे हैं, कोई भी ड्रिल मशीन है या कोई भी ज्यादा हाइट पर है या वो छोटी हाइट पर है, तो आप जाहिर सी बात है टूल कैरी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने कोई भी जगह पे पहुंचना है तो उसके बाद कोई ना कोई आपने एक्टिविटी का परफॉर्म करनी है। कोई वॉल्व को खोलना है, कोई वॉल्व को बंद करना है या टाइट करना है या उसको चेक चेक करना है, तो यकीनन आप मतलब कोई भी जो भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं या सिविल वर्क कर रहे हैं, तो जब भी इंजीनियर या वर्कर चढ़ेगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो अपने साथ टूल्स हैंडलिंग कर रहा होगा, टूल्स को लेके चढ़ रहा होगा या टूल्स के जरिए से ही काम करेगा ना, हाथ से तो कोई भी काम नहीं कर रहा। तो आप इस तरह से चीज करते हैं, तो हाइट पे काम कर रहे हैं या आप कहीं भी, तो आप एक तो टूल्स अच्छे यूज कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि वो करना पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि उनकी हैंडलिंग प्रॉपरली होगी, ठीक है, वो टूल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है वो क्या होगा कि आप इंसिडेंट से या एक्सीडेंट से बच पाएंगे। इसलिए वर्कर्स को हमेशा पीपीज बताई जाती हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपके पास हो। वो कौन कौन से है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको पता है ना, पीपीज जो आप जो फील्ड में आपको दी गई होंगी, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? सर ग्लव्स, हेलमेट और ग्लासेस। और इतने इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, शूज कौन पहनेगा? यस सर, सेफ्टी शूज और सेफ्टी शूज हो गए, डांगरी जो होती है आपकी बेसिकली, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम आपका डांगरी, आपने सबने वो ओवर कवरऑल भी कहते हैं इसे, वो सबने पहने थे ना अभी जब आप यूपी गए थे, तो गर्ल्स ने भी आई थिंक शायद वेयर किए थे। वो क्यों किए थे? इसलिए कि कोई भी लूज एंड नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपरली जब भी आप प्लांट पे जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो एक जो जो कॉस्ट्यूम आपने पहना हो, कम से कम वो उसमें कोई भी लूज एंड नहीं हो। आप ग्लव्स वेयर करेंगे, आप सेफ्टी हेलमेट यूज करेंगे, आप गॉगल्स यूज करेंगे अपने फॉर आइज प्रोटेक्शन, फॉर हेड प्रोटेक्शन। तो ये जो पीपीज हैं बेसिकली ये हमें बचाती हैं, आपके खुदा ना खास्ता कोई नियर मिस हो गया तो उससे जो है वो एक्सीडेंट से इंसिडेंट से, तो इसीलिए जो है वो सेफ्टी के इक्विपमेंट है। तो नियर मिस समझ में आ गया किसी को जिसको नहीं समझ में आया था? यस सर। तो नियर मिस जो है और इंसिडेंट है, ये जो है वो एक ही तरह से तकरीबन इनके रिजल्ट में क्या होगा कि इंजीनियरिंग नहीं होगी। इसमें पोटेंशियल होगा हर्ट करने का, हार्म करने का, एक्सीडेंट मतलब कोई भी इंजरी होने का, लेकिन एक नियर मिस में क्या होता है कि इंजरी नहीं होती, लेकिन इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इसकी जो कोई रेमेडी नहीं होगी, तो रेमेडी नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो है वो उसके फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, माइनर को और मेजर के। सो ये कह रहे हैं कि जो भी नंबर्स हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, वो आप रिपोर्ट ज़रूर करें।
तो आजकल की कंपनीज में क्या है कि सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं हर चीज़। तो कोई भी इंसिडेंट भी होता है तो वो रिपोर्ट होता है, ठीक है, कि जो आप समझते हैं कि वो सेफ्टी वाला नहीं। एक सेकेंड। हेलो, सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद आपकी क्लास है कोई आज के दिन? नो सर। अच्छा, दिस इज लास्ट क्लास ना? ओके, तो हमारे पास अभी आधा घंटा है। सर बस कर दें सर, बहुत हो गया। सर बस कर दे सर आज के लिए सर। ये कौन बोला? ये कौन बोला? ये कौन बोला? इसकी आवाज दोबारा से बोले, मुझसे बात करे। 19। जी सर। क्या हुआ? बहुत पढ़ लिया आज? सर सर कह रहा हूँ सर, आज बस कर दे सर, आज बहुत हो गए सर, आप भी थक गए होंगे सर। ये शहजाद बलोच, शहजाद नाम है ना इसका? तुम्हारा नाम शहजाद है? सर इमरान बलोच। इमरान बलोच, सॉरी इमरान बलोच। अच्छा अच्छा, याद आ गया। ठीक ठीक। बस बच्चों बेटा को सर बंद रोजा कर। लगे। अच्छा, बच्चों को रोजा लग रहा है? बच्चे खामोश बैठे हुए उनको रोजा लग रहा है, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसको रोजा नहीं लग रहा है। उधर जाओ तुम लोग। सही है, ठीक है, हम इसको कवर करते हैं इंशाअल्लाह। बस 5 मिनट्स मोर, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक। अच्छा, कल आपकी सुबह क्लास है, ठीक है, फिर 2 घंटे 8:30 बजे से, ठीक है। सो ओके, हम इसको लास्ट 5 मिनट से करते हैं, उसके बाद फिर हम ये चीज़ और देख लें एंड की। अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस ओके, बस हम ये 2-3 स्लाइड्स कवर करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। अच्छा जी, ये जो कुछ हमने इंसिडेंट देखे थे, उसके बाद एक हाई वोल्टेज शॉक इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट, ये बेसिकली हाई वोल्टेज शॉर्ट शॉक इफेक्ट्स, insulated cover cutters but inappropriate tool to use for high voltage. Only high voltage hot sticks with voltage rated gloves can be used for this work. Qualified in electrical workers only. अच्छा, ये उन्होंने कुछ बताया कि कोई भी हाई वोल्टेज एरिया में आप काम कर रहे हैं खास तौर पर, तो आपको क्या ज़रूरी है चीज़ों को, आपके पास जो टूल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, इंसुलेटेड कटर्स होने चाहिए, बट इनअप्रोप्रिएट टूल्स टू यूज़ फॉर हाई वोल्टेज। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो फिर जो है वो इलेक्ट्रोकशन क्या है, हम इसको देखते हैं कि एंड में इलेक्ट्रोकशन इसके रिजल्ट में होता क्या है। फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकशन, ये जैसा कि आपको ये फर्टिलिटी नज़र आ रही है, बेसिकली ये किस रिजल्ट में किस चीज़ की वजह से है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकशन हुआ है फॉर यूजिंग इन अप्रोप्रिएट टूल्स। एंट्री पॉइंट ऑफ हाई वोल्टेज, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है। तो पूरा हाथ ही, अगर उसने ग्लव्स पहने थे या नहीं पहने थे यूज़ करते हुए, अच्छे, तो आप देख सकते हैं कंडीशन क्या हुआ।
Exit points through the right thumb, left elbow, abdomen, and pelvic area where high voltage arc blowouts completing the circuit to ground. उसने अच्छे टूल यूज नहीं किए तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि पूरा आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी वो करंट पास होता है तो पूरा वो एक सर्किट प्रोड्यूस बनता है। तो अगर सर्किट प्रोड्यूस नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर स्पार्क इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है। तो वो लेसन लर्न इसमें क्या हुआ है, ऑलवेज यूज सेलेक्ट द प्रॉपरली रेटेड टूल फॉर एवरी जॉब। तो इसमें क्या था, इसमें इसने जो है वो टूल प्रॉपर यूज नहीं किया था इंसुलेटेड। ऑलवेज यूज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, इसकी क्लोथिंग से आप देख सकते हैं कि क्लोथिंग प्रॉपर नहीं थी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट्यूम क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है, लूज हैंड नहीं होने चाहिए। वीकनेस ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, अच्छा जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम सेफ्टी वालों से क्या करते हैं कि प्लांट में किसी भी साइड एरिया में कहीं पे भी उनसे हम वर्क परमिट ज़रूर लेते हैं। वर्क परमिट हम हॉट परमिट भी होता है और कोल्ड परमिट्स भी होते हैं। हॉट परमिट ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे, कभी याद दिलाएगा मुझे तो अभी आगे नेक्स्ट में देखिएगा कि वर्क परमिट हमेशा दो तरीके के होते हैं, तीन बल्कि तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हॉट परमिट, एक होता है कोल्ड परमिट, एक होता है कन्फाइंड स्पेसिस का परमिट जो है ना। इसमें हर परमिट जब हॉट परमिट बेसिकली वो होता है जहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा हो। वेल्डिंग आपको पता है कि स्पार्क इलेक्ट्रिसिटी और गर्म, जाहिर सी बात है जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है वहाँ पे एक जॉब जो भी जॉब वो कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें चांसेस क्या है कि तो उस जगह पे काम करने के लिए हमेशा जो है वो हॉट परमिट यूज होता है। कोल्ड परमिट जहाँ पे आपकी वेल्डिंग ना हो रही है, सिंपल आपने कोई वेल्व चेंज करना है, कोई वेल्व डिसमेंटल करना है, कोई इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है, तो वो जगह पे आपके जो है वो जो सेफ्टी वाले हैं वो आपको कोल्ड परमिट इशू करते हैं। टाइम बकायदा होता है, किस जगह पे काम हो रहा होता है वो पूरा हमें एक वो डिस्प्ले भी करते हैं उस जगह पे जहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और परमिट का मतलब होता है कि आप इजाज़त लेंगे, आपके सेफ्टी की टीम को पता होगा, क्योंकि सेफ्टी की टीम उसके लिहाज से क्या करती है कि वहाँ पे इक्विपमेंट रखती है। तो मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है, अगर हॉट वर्क हो रहा है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे, और भी काफ़ी चीज़ें सारी जो भी इनकी लवाज़मात हैं वो सारे जो है वो परमिट के हिसाब से जो है। और दूसरा सबको बात, सबसे बड़ी बात है सबको पता होगा कि यार क्या काम चल रहा है इस वक्त प्लांट पे या साइट पे और कहाँ पे हो रहा है। कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब है कि जब आप किसी भी इक्विपमेंट के अंदर बैठ के काम करें, वो जगह जहाँ पर आम रोशनी जो है वो नहीं आ रही, यानी कि नेचुरल जो है वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। आप किसी भी बंद जगह पे काम कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, बट लेट सपोज के कोई भी कंटेनर है या स्टोरेज टैंक है, या फिर आप कोई इक्विपमेंट में किसी टावर में अंदर काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी काम करने के लिए क्या होगा, कन्फाइंड स्पेसेस का आपको वर्क परमिट इशू करेगी आपकी सेफ्टी की टीम, ताकि वहाँ पे जो काम करने प्रॉपर एक लाइट होनी ज़रूरी है वहाँ पर। तो वो अरेंज हम एक्सटर्नल सोर्सेज से करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट है वो आता है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कि आपको पता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्या होता है कि जाहिर सी बात है भाई, जो जिसको काम आता है वो ही करे, या हर काम के लिए सही बंदा होना ज़रूरी है। सही बंदे से माने कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, उसको उसकी डिग्री हो या उसका एक वर्क का एक्सपीरियंस हो। तो राइट पर्सन अगर फॉर द राइट जॉब अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट और नियर मिसेस ये चीज़ें जो हैं वो अकर हो सकती हैं। जी बेटा, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है। एनीवन एल्स? 42, मुजम्मिल 32, नो सर, क्लियर। क्लियर है? चलें फिर, आज अटेंडेंस आप सब लोगों ने मार्क कर दी है अपनी? यस सर।
देखिए साइड पे चैट बॉक्स है, इसमें अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा दोनों क्लासेस की, ठीक है। ठीक है जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, सही है। फिर हम कल मिलते हैं इंशाअल्लाह, कर इसको स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। क्लास अल्लाह खत्म हाफिज करें, नहीं सर। करें, पढ़ना है? पढ़ना है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, तुम लोग बता ही नहीं रहे। दीपक नहीं सर, खत्म करें। नहीं सर, अल्लाह हाफिज सर। क्या कहते हो दीपक? और पढ़ना है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये आगे स्लाइड है। सर दीपक को पढ़ा हैजर्ड्स एट, नहीं सर नहीं, ठीक है, वो बहुत हो गया आज के लिए। तो भाई बता ही नहीं रहे तुम लोग, मुझे बताओ तो कम से कम। सर बताने का ही दिल नहीं कर रहा है इतने। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ।